तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी 2026 के लिए जो प्रारंभिक टेस्ट सीरीज है उसको लेकर। और ये सेट नंबर 2 है हमारा। इसमें देखें जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना या स्थान दिए गए हैं, वहीं सूची 2 में संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो सूची 1 में देखेंगे चोल गंगम झील, चंद्रगुप्त मौर्य, धम्म महामात्र की नियुक्ति, हर्षवर्धन, प्रयाग की सभा, राजेंद्र प्रथम, सुदर्शन झील, अशोक। अब इनका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। विकल्प ए में है 3 4 2 1, विकल्प बी में है 1 4 2 3, विकल्प सी में है 3 4 1 2, या विकल्प डी में है कि 2 3 1 4। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ए यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 है और डी का 1। यानी कि चोल गंगम झील जो है यह राजेंद्र प्रथम से संबंधित था। वहीं धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है इसे अशोक ने नियुक्त किया था। वहीं जो प्रयाग की सभा है यह हर्षवर्धन से संबंधित है। वहीं सुदर्शन झील का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न की प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सुंग है, इसके अलावा नंबर 2 पे मौर्य है, फिर 3 कुषाण है और 4 कण्व। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? 2 1 4 3 1 2 3 4, 2 3 1 4, या फिर 2 1 3 4, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 1 4 3। यानी सबसे पहले मौर्य, फिर सुंग आए, फिर कण्व आए, उसके बाद फिर कुषाण। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? असबद जहां, भास्कर वर्मन, राजा दाहिर, एक से अधिक, या फिर प्रयास नहीं किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे, भास्कर वर्मन के द्वारा असम पर उस समय शासन किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश, सुंग वंश, नंद वंश, या एक से अधिक, या फिर प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, नंद वंश के द्वारा किया गया था। अगला 5वां नंबर प्रश्न कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, राजगृह। 6वां प्रश्न कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी, समुद्रगुप्त हो जाएगा। 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, बलबन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, बहलोल लोदी। 8वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवितावली, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। प्रश्न नंबर 9 है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान, एक से अधिक, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा, इसे नुसरत खान ने खरीदा था और अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था। 10वां प्रश्न कि फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर, भीमसेन हरिदेस, या इनमें से कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया। तो ये जो फुतुहात ए आलमगीरी है इसे ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न कि वर्ष 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? सोहन सिंह भखना, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या प्रयास नहीं किया गया।
सही विकल्प सी हो जाएगा, ये हरदयाल थे, यानी कि लाला हरदयाल। 12वां प्रश्न कि किस कमीशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? वेल्बी कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प सी हो जाएगा, साइमन कमीशन। 13वां प्रश्न कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? विकल्प दिए गए हैं रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शाहनवाज खान, सुभाष चंद्र बोस या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला 14वां नंबर प्रश्न किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, उस दूसरी तरफ संबंधित रहे, ये बताना है। जेम्स अगस्टस हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामासामी नायकर, जस्टिस पार्टी, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज। प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की, ये कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंधित नहीं थे। 16वां प्रश्न कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? वर्ष 1912, वर्ष 1913, वर्ष 1911 या एक से अधिक या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इन्होंने राजधानी को दिल्ली 1912 में स्थानांतरित किया, जबकि 1911 में दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी। 17वां प्रश्न कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 या 16 अगस्त 1946 या एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यह प्रयास नहीं किया गया। 17 का सही विकल्प जो है सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 18वां प्रश्न की भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जे एम कीन्स, जेम्स विल्सन, सर डब्ल्यू आर मैन्सफील्ड या सर ऑस्टिन चैम्बरलेन या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। 19वां प्रश्न कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? 5, 4, 9, 10 या इनमें से कोई? प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा कि जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। अगला 20वां नंबर प्रश्न कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? रेशम, अफीम, काली मिर्च या एक से अधिक या फिर प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प बी हो जाएगा, अफीम। 21वां नंबर प्रश्न कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कथन कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा कथन किसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा कथन किसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, बताना है इनमें से कौन सही है। 1, 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहां पे डी हो जाएगा कि ये सभी 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन जो हैं ये सत्य हैं। अब अगला 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 22वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खोजकर्ता है, सूची 2 में उनका जन्म स्थान है। सूची को ए से और सूची 2 को 1, 2, 3, 4 से नंबरिंग किया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जन्म स्थान इनका पुर्तगाल। जैक्स कार्टियर, यूनाइटेड किंगडम। सर फ्रांसिस ड्रेक, इटली। फर्डिनेंड मैगलन,
फ्रांस। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, बताना है कौन कहाँ से है। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं ये इटली के हैं। वहीं जैक्स कार्टियर की अगर हम बात करें तो जैक्स कार्टियर जो हैं फ्रांस के हैं। वहीं सर फ्रांडिस ड्रेक जो हैं यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। वहीं फर्डिनेंड मैगलन जो हैं पुर्तगाल के हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 23वां नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। अब नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का करते हुए सही उत्तर चुनना है कि 1 और 2 या 2 और 3 या फिर सभी या इनमें से कोई नहीं या फिर प्रयास नहीं किया गया। तो 1857 के जो विद्रोह जो कि विफल हो गया था उसके इनमें से सभी कारण सही थे, मतलब सभी कारण थे, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है असफल हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला 24वां नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, पार्लियामेंट सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, यानी कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी और वैसे इनमें अरेंज करना है। तो ये जो होम रूल आंदोलन है 1916 में हुआ, सूरत विभाजन 1907 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 में हुआ था ये मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए क्या होगा सही विकल्प। सही विकल्प नंबर 1 पे सूरत आ जाएगा, 2 इसके बाद 2 4 फिर होम रूल आंदोलन 1 2 4 1 3। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 25वां नंबर प्रश्न की चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के रूप में उभरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? विकल्प ए है कि महात्मा गांधी को चंपारण का गवर्नर नियुक्त किया। विकल्प बी है कि क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और मार्शल लॉ लगाया। विकल्प सी है कि चंपारण कृषक समिति का गठन किया। या विकल्प डी है कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। या विकल्प ई है कि प्रयास नहीं किया गया। बताना है यहाँ पे कौन सा कदम उठाया। सही विकल्प सी हो जाएगा कि चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया। और अगला 26वां नंबर प्रश्न जो कि करंट अफेयर और भूगोल से रिलेटेड है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, लाल सागर से अदन की खाड़ी को, या लाल सागर से हिंद महासागर को, या मेडिटेरियन सागर से लाल सागर को, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, पर्सिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सही विकल्प ए। 27वां प्रश्न ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी है कि ग्राउंड जीरो जो है न्यूयॉर्क में स्थित। 28वां प्रश्न कि लदांग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को, वृक्षारोपण कृषि को, कृषि का पदार्थ प्रकार, या शुष्क कृषि, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा कि लदांग जो है एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है जो अपने देश में तो नहीं चलता ये वाला स्थानांतरित कृषि, लेकिन ये मलेशिया में चलता है। ठीक है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प
जो है वो देवप्रयाग हो जाएगा, कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है देवप्रयाग में होता है। ठीक है। और अगला 30वां प्रश्न कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? शिमला, रांची, श्रीनगर, देहरादून या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प शिमला में स्थित है। समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र भारत के शिमला शहर में स्थित है। अगला 31वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गन्ना, जौ, चना, गेहूं या प्रयास नहीं किया गया। तो खरीफ फसल जिसे कि बरसात के समय में बोया जाता है, यानी कि जून जुलाई में जिसे बोया जाता है, तो इसमें से गन्ना है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा, गन्ना। बाकी सभी जो है रबी की फसल है। अगला 32 नंबर प्रश्न कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश की भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। विकल्प बी है कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार तथा मणिपुर हैं। विकल्प सी है कि सबसे अधिक वृक्षावरण यानी कि वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का स्थान है। विकल्प डी है कि इनमें से एक से अधिक, और ई है कि प्रयास नहीं किया गया। बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि सबसे अधिक वृक्षावरण जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है वर्ष 2023 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। अगला 33वां नंबर प्रश्न है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तलछटी, इग्नियस, क्रिस्टल, रूपांतरित या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्नियस या आग्नेय प्रकार की चट्टान बनती है। ठीक है। 34वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत और केटू या काराकोरम। निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूरब से यानी कि उत्तर पूर्व से अपने कश्मीर की तरफ बोल दें, यानी कि पश्चिम की तरफ या गुजरात की तरफ बोल दें। सही क्रम क्या है बताना है कि सबसे पहले पूर्व में कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और सबसे पश्चिम में कौन है इन दिए गए में से। तो ये जो सभी हैं बिल्कुल सही स्थिति में स्थित हैं। सबसे पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं, उसके बाद नंदा देवी हिल आता है, फिर कामेट आता है, फिर काराकोरम पर्वतमाला आता है। ठीक है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 35वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? लंदन, सिलिकॉन वैली, मॉस्को, पेरिस या प्रयास नहीं किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली जो है ये टेक्नोपोलिस है। 36वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट या ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट या प्रयास नहीं किया गया। तो जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। अगला 37 नंबर प्रश्न कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? यानी कि चीन, मंगोलिया और जापान में मानवों की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, नॉर्डिक या मंगोलाइड या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यहाँ पे मानव प्रजाति जो है वो मंगोलाइड पाई जाती है। और अगला 38वां नंबर प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार? ध्यान दीजिएगा, प्रमुख पूछा है, ना कि सर्वाधिक या फिर ऐसा कुछ भी। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उपर्युक्त सभी या प्रयास नहीं किया गया। तो इन तीनों राज्यों में कोयले के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला 39 नंबर प्रश्न कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्न स्खलन या सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव या संवहन या प्रयास नहीं किया गया।
सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, समुद्र तल का फैलाव। और अगला 40वां नंबर प्रश्न कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, ओडिशा तट के बाहर, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, गोवा तट के बाहर। अगला 41वां नंबर प्रश्न है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। दूसरा कथन कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा कथन कि इसकी सीमाएं जो हैं 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। चौथा कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 3, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ये 1 और 3 कथन गलत है। पहला कथन देखिए कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, तो तीसरी नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है और सबसे नंबर 1 पे सुपीरियर झील है मीठे पानी की। तो ये जो विक्टोरिया झील है यह दुनिया की तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। दूसरा कथन ये सत्य है। तीसरा कथन कि इसकी सीमा 4 देशों के साथ नहीं 3 देशों के साथ लगती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है, न कि रवांडा से। ठीक है, तो इसलिए पहला और तीसरा गलत है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 42वां नंबर प्रश्न। 42वां नंबर प्रश्न है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा कथन है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अब बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न ही 2, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत हैं, मतलब आगे पीछे कर दिया है। मैदानी इलाके का 40 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इसको रख के देखेंगे तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे ये कथन गलत है। ठीक है, सही विकल्प डी। अगला 43वां नंबर प्रश्न कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान, जो कि राजधानी है भूटान की, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। 6 बजे शाम, 4 बजे शाम, 7 बजे शाम, या 6 बजे सुबह, या प्रयास नहीं किया गया। अब देखिए, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि हमारा जो पृथ्वी है 360 डिग्री है। 360 डिग्री में 24 घंटा, तो 180 डिग्री में 12 घंटा, 90 डिग्री घूम रहा है तो कितना 6 घंटा होगा, और 12 बजे दोपहर हो रहा है तो शाम के 6 बजे। सही विकल्प यहाँ हो जाएगा ए 6 PM, है ना। और 44वां नंबर प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बुंदेलखंड के पठार पे, बघेलखंड के पठार पे, मालवा के पठार पे, या इनमें से कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प हो जाएगा बघेलखंड के पठार पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है। 45वां नंबर प्रश्न कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है इसकी सीमा तिब्बत से नहीं लगती है। 46वां नंबर प्रश्न कि भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। विकल्प बी है कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। विकल्प सी है कि संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है।
विकल्प डी है कि सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। विकल्प ई है प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है। और अगला 47वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा समान नागरिक संहिता, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, चौथा काम का अधिकार। एक और दो, केवल दो, दो और चार, या फिर एक और तीन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि दो और चार जो हैं ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, यानी समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। ठीक है। अगला 48वां नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची, सी है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची, डी है संघ सूची, सातवीं अनुसूची, प्रयास नहीं किया गया है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है यह छठवीं अनुसूची में नहीं बल्कि पांचवी अनुसूची में दी गई है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह सही सुमेलित नहीं है। 49वां नंबर प्रश्न कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा कथन कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इनमें से कौन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहां पे बी हो जाएगा कि केवल दो सही है, पहला कथन गलत है। अगला 50वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहां पे डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगला 51वां नंबर प्रश्न है कि किस लोकसभा सीट पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि पीवीटीजीएस में से एक सोमपेन जनजाति ने अप्रैल 2024 में पहली बार अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग किया। विजयनगरम आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा ईस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप, या तुरा, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन्होंने किया था, सही विकल्प सी। अगला 52वां नंबर प्रश्न कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी एवं प्रभुता संपन्न, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। अगला 53 नंबर प्रश्न है कि मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, यानी कि 15% से अधिक जो है मंत्रालय में मंत्री नहीं हो सकते। 95वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन, या 91वां संशोधन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे 91वां संशोधन हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प डी। अगला 54वां नंबर प्रश्न के अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य वित्त आयोग, जिला कलेक्टर, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, राज्य विधानमंडल इसका देखभाल करता है या जो नियम है वो बनाता है, सही विकल्प ए हो जाएगा।
55वां नंबर प्रश्न है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1974 में, 1975 में, 1976 में, या इनमें से कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प बी हो जाएगा कि सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य सन 1975 में बना था। अगला 56वां नंबर कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। नंबर 1 आदिम लक्षणों के संकेत, नंबर 2 विशिष्ट संस्कृति, नंबर 3 बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, नंबर 4 पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। अब बताना है कि इनमें से कौन से सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, उपर्युक्त सभी, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी सत्य हैं। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए ये सभी विशिष्टताएं होनी चाहिए। अगला 57वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, या अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 22, या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की बात कर रहा है। और अगला 59 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजनीतिक दल दिए गए हैं, वहीं सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1998, बहुजन समाज पार्टी 1925, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1984। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ABCD। विकल्प ए में है 1 3 4 2, विकल्प बी में है 2 1 4 3, विकल्प सी में है 2 1 3 4, विकल्प डी में है 3 4 1 2। तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, इसका स्थापना सन 1964 में किया गया था और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर बना था। तो ए का जो है 1 हो जाएगा, वहीं बी का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 से बना था, तो बी का 3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ए का 1, बी का 3 और सी का 4। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में बनी थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में बनी थी, यानी कि 1 3 4 2, यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ठीक, सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 60वां नंबर प्रश्न कि देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में खालिस्तान से बढ़कर वर्ष 2023 में 22-23 में खालिस्तान हो गई है। 30.30% से 35.6%, या 27.3% से 30.1%, या 35.1% से 38.2%, या इनमें से एक से अधिक, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि वर्ष 2021 में 27.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.1% हो गया है ना। अगला 61वां नंबर प्रश्न की भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कौन से कथन सही है या है? पहला कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा कथन कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा कथन कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 1 और 3, एक से अधिक, या प्रयास नहीं किया गया। इनमें से क्या सही है?
सही विकल्प ए हो जाएगा कि सिर्फ पहला कथन सत्य है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। अगला 62वां नंबर प्रश्न है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। विकल्प बी है कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। विकल्प सी है कि कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हो गई है। विकल्प डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, या विकल्प ई है कि प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। 62 का सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है। अगला 63वां नंबर प्रश्न कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक भारत में कारपोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 50 से 70 लाख करोड़ तक, 100 से 120 लाख करोड़ तक, या 70 से 90 लाख करोड़ तक, या 120 से 150 लाख करोड़ तक, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। यह 100 से 120 लाख करोड़ तक भारत में कारपोरेट बांड बाजार बढ़ने की उम्मीद है। 64वां नंबर प्रश्न कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। अब इनमें से कौन सा या कौन से आंकड़े जो हैं सही हैं? केवल एक और तीन, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी कि वैश्विक GDP का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। वहीं वैश्विक व्यापार का लगभग 50% नहीं बल्कि 75 मतलब 67 या 68% के आसपास ये कवर करता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है गलत है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला 65वां नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ष 2022 की बात है ये। UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ है 2022 में कि किसी विकसित देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला 66वां नंबर प्रश्न है कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार या FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार या SDR, या आरक्षित किस्त स्थिति। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, बताना है क्या सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, या सभी, या प्रयास नहीं किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं। ठीक है। अगला 67वां नंबर प्रश्न, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। दूसरा कथन है कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। वहीं कथन 3 है कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। वहीं कथन 4 है कि इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, या उपयुक्त सभी, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत शामिल हैं।
ठीक है, तो 67 का सही विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला 68वां नंबर प्रश्न है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, या ज्ञान में वृद्धि करने को, या कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या चौथा कि देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन सही है। केवल एक और दो, तीन और चार, केवल चार, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहां पर डी हो जाएगा, केवल चार। अगला 69वां प्रश्न कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है या होती है। दूसरा कथन कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। नंबर तीसरा कथन है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। चौथा कथन कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। एक, दो और तीन, दो, तीन और चार, केवल चार, या केवल एक और दो, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि सिर्फ कथन चार जो है वो सही है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड जो है दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि केवल चौथा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला 70 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। 1956 में, 1954 में, 1952 में, 1950 में, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा कि औद्योगिक नीति संकल्प जो है सन 1956 में अपनाया गया था। 71वां नंबर प्रश्न, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन या PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। दूसरा कथन है कि इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा कथन कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री यानी कि आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। चौथा कथन है कि PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फार्म ट्रैक्टर यानी कि USFF शामिल होंगे। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है। केवल एक और चार, दो और चार, एक और तीन, दो और तीन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहां पर डी हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। अगला 72 नंबर प्रश्न की लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लूनर ट्रेल ब्लेजर यानी कि चंद्रमा से संबंधित है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, पूरे चंद्रमा का एक त्रिआयामी मॉडल बनाना, या नए चंद्र रोवर्स का परीक्षण करना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य था। 73वां नंबर प्रश्न कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। इसने NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया।
बी कि यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, या सी कि यह श्रीहरिकोटा में इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, या इनमें से एक से अधिक, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि जो इसरो का GSLV F-15 मिशन है, इसे इससे NVS-02 उपग्रह को ऊपर ले जाया गया था। साथ ही साथ कहीं 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 इसे 101वां प्रक्षेपण बताया जा रहा है, वहीं कहीं इसे 100वां प्रक्षेपण बताया जा रहा है। तो एक से अधिक सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 74वां नंबर प्रश्न कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन या 400 न्यूटन, या प्रयास नहीं किया गया। अब क्या है कि प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जितना हम बल लगाएंगे उतना वहां से लग रहा है, तो यहाँ पे 200 लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 200 न्यूटन होगा, तो सही विकल्प जो है बी हो जाएगा, 200 न्यूटन। अगला 75वां नंबर प्रश्न कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 9 गुणे 10 की घात में 5, या 8 गुणे 10 की घात में 6, या 9 गुणे 10 की घात में 8, या 10 की घात में 5, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात में 8। ठीक, अगला 76वां नंबर प्रश्न कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील, जलवायु, हाइड्रोजन, या प्रयास नहीं किया गया। तो ध्वनि की चाल जो है माध्यम पर डिपेंड करती है, माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि का चाल उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे सघन कौन है? स्टील है, सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, 77वां नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अनंत, या प्रयास नहीं किया गया। तो ये जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, अनंत। और अगला 78वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I²R, या IR², या VI, या V²/R, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, IR²। ये जो है विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में निरूपित नहीं करता है, बाकी तीनों जो हैं वो निरूपित करते हैं। ठीक है, और अगला 79वां नंबर या 79 प्रश्न है कि लघु पाथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसकी वजह से जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का काम आग लग जाता है। ठीक है, अगला 80वां नंबर प्रश्न है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? फ्यूज है, जनित्र है, मोटर है, या धारा नियंत्रक है, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला कार्सिनोमा या कैंसर के उपचार के लिए किस धातु, तो हम बोल रहे थे कि कार्सिनोमा या कैंसर के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम, क्रोमियम, आयरन, क्लोरीन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला 82वां नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, विकिरण, संचालन, संवहन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा, विकिरण। अगला 83वां नंबर प्रश्न कि जिस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है? स्पीडोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर, या क्रोनोमीटर, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा, इसे हम ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला 84वां नंबर प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इनमें से किनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है? पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा, स्थिर संगठन का नियम, तीसरा, रेडियोधर्मिता का नियम,
चौथा बहु अनुपात का नियम। अब बताना इनमें से क्या सही है। विकल्प ए में है 1, 2 और 3, विकल्प बी में है 2, 3 और 4, विकल्प सी में है 1, 3 और 4, विकल्प डी में है 1, 2 और 4 या प्रयास नहीं किया गया। तो देखिए ऐसा है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इससे जिनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई थी उनमें शामिल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। क्योंकि उस समय रेडियोधर्मिता का उतना व्यापक तौर पे खोज नहीं हो पाया था, इसलिए 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है। तो सही विकल्प जो है डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला 85वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कोरंडम और क्रायोलाइट किसके महत्वपूर्ण अयस्क हैं? चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, टिन या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि ये एल्यूमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। अगला 86वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान, कम दाब, कम तापमान, उच्च दाब, उच्च तापमान, कम दाब या उच्च तापमान, उच्च दाब या प्रयास नहीं किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कम तापमान, उच्च दाब। अगला 87वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमी तैयार किया गया तत्व है? टीसी, टीई, टीआई, टीएच, प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, टेक्नीशियम। ठीक है, टीसी। ठीक, 87 का। अगला 88वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण शरीर को के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड विकिरण, यूवी विकिरण, दृश्य विकिरण, इनमें से कोई नहीं या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा 88 का, इंफ्रारेड विकिरण। ठीक, या औरक किरणें। अगला 89वां नंबर प्रश्न है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? अंग, कोशिका, जीव, ऊतक या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वह कोशिका है। अगला 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिनियम सल्फेट, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन जो है यह सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। सही विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है। अगला 91 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी दीर्घवृत्ताकार होती है? धूमकेतु की, क्षुद्र ग्रह की, उल्का की, उल्का पिंड की, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, धूमकेतु की जो कक्षा है वो अत्यधिक लंबी और दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक। अगला 92 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएंगी या की जाती हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो अब क्या है, ये तीनों किए जाते हैं इससे। सही विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला 93 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो अब ऐसा है कि चैट जीपीटी हर कोई लगभग यूज कर रहा है। तो जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। और अगला 94 नंबर की ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं? ये पल्सर मोटरसाइकिल वाला नहीं पता चला कि भाई ये पल्सर बाइक है, नहीं। तारों का एक समूह, घूर्णन करते हुए न्यूट्रॉन तारे, या किसी तारे का विस्फोट, या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि ये घूर्णन करते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनको पल्सर कहा जाता है। अगला 95 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि LGD लैब ग्रोन डायमंड के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफ़ेद नीलम, मोइज़ानाइट, ग्रेफाइट, या क्यूबिक जिरकोनिया जिसे सीजेड कहा जाता है, या प्रयास नहीं किया गया।
सही विकल्प सी हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग जो है हीरे के बीज के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला 96 नंबर प्रश्न कि HMX का या के पूर्ण रूप क्या है या है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनान, या हैज ए मोनोटाइजिंग जेनोकरेंसी, या हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। विकल्प ए में है 1 और 2, विकल्प बी में है 2 और 3, विकल्प सी है केवल 1, विकल्प डी है 1 और 4, या ई प्रयास नहीं किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि सिर्फ एक ही है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जिसे कि आक्टाजेन भी कहा जाता है। और ये एक मतलब उच्च गलनांक वाला विस्फोटक होता है जो कि शक्तिशाली और उष्मीय रूप से स्थिर मानव के द्वारा निर्मित नाइट्रोएमिन विस्फोटक है। मतलब सैनिक गोला बारूद, परमाणु उपकरण और जो रॉकेट प्रणोदक होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 1। अगला 97 नंबर प्रश्न है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी विकल्प कि दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, या न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल इस्टेट परियोजना, या एक प्रसिद्ध थीम पार्क, या प्रयास नहीं किया गया। तो ये जो मैनहट्टन परियोजना है, सही विकल्प ए हो जाएगा कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया उसे मैनहट्टन परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है 98 नंबर कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला 99वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। इनमें से कौन बिजली का कुचालक है। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, या कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया। शुद्ध जल होता तो वो बिजली का कुचालक होता, लेकिन ये जो है तीनों में से कोई बिजली के कुचालक नहीं है, सभी बिजली के सुचालक हैं। ठीक है, सही विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला 100वां नंबर प्रश्न है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, या बी विकल्प है कि शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, या विकल्प सी है कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख कर, या विकल्प डी है कि सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, या फिर ई की प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर जो वेक्टर टीके प्रतिरोधक हैं ये काम करते हैं। अगला 101वां नंबर कि mRNA, मतलब mRNA का पूरा नाम क्या है। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है mRNA का पूरा फुल फॉर्म, है ना। तो सही विकल्प इसका ए हो जाएगा, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। 102वां नंबर प्रश्न है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। औषधीय प्रभाव पर, आणविक लक्ष्य के आधार पर, या रासायनिक संरचना के आधार पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, आणविक लक्ष्य के आधार पर। ठीक है, और 103वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, या ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, या इनमें से एक से अधिक, या फिर प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, कि जो ये ग्रेड स्तरीय दक्षताएं हैं इन तक पहुंचने के लिए जो पिछड़ने वाले छात्र हैं उनके लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य रहा है।
ठीक है। अगला 104 नंबर प्रश्न कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक शामिल नहीं है या है? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक या अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं उपर्युक्त में से एक से अधिक या प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सी हो जाएगा कि युवा ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं शामिल नहीं हैं। अगला 105वां नंबर प्रश्न कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर देखिए बात पर्टिकुलरली 1939 की है तो इस समय अगर ये होता कि कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह होते, लेकिन चूंकि ये जो पद था 1937 से बना था बिहार प्रीमियम का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये 1939 तक थे प्रीमियर बिहार के, लेकिन ये बोला कि 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, विकल्प डी है कोई नहीं, तो सही विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला 106वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चौथा बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, यह बिहार में नहीं हुआ था। सही विकल्प डी हो जाएगा, चतुर्थ। अगला 107वां नंबर प्रश्न कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? वित्तीय वर्ष 2018-19, 2020-21, 2019-20, 2021-22 या फिर प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के द्वारा ग्रीन बजट पेश किया गया था। सही विकल्प बी। अगला 108वां नंबर प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 916, 918, 922 या 933 या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि बिहार में जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वह 918 है। और अगला 109वां नंबर प्रश्न कि वर्ष 2015 की बिहार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य जो है संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तांती तत्वा, लाल बेगी, दबगर, पानो या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, तांती तत्वा समुदाय को। ठीक है, तो अगला 110वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 110वां नंबर प्रश्न है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग या दक्षिण बिहार का मैदान या सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा कि यह दक्षिण में स्थित है, दक्षिण का पहाड़ी भाग में। सही विकल्प बी, दक्षिण का पहाड़ी भाग। अगला 111वां नंबर प्रश्न कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2, उपर्युक्त में से कोई नहीं या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प पहला कथन गलत है, दूसरा गलत है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2। 112वां नंबर प्रश्न कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के निकट से निकलती है? और मांझी, मांडर, हेहल या नगड़ी या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प डी हो जाएगा, नगड़ी नदी के मतलब गांव से यह निकलती है, नगरी गांव के निकट से। ठीक है, सही विकल्प डी। अगला 113वां नंबर प्रश्न की त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? कोसी, सोन, गंडक, मयूराक्षी या प्रयास नहीं किया गया।
सही विकल्प सी हो जाएगा कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया। अगला 114 नंबर प्रश्न कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ए धारवाड़ चट्टान प्रणाली नंबर 1 हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। विंध्यन चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टराइज और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए बी सी डी ऊपर दिया है, फिर ए बी सी डी विकल्प दिए हैं। विकल्प ए में 3 4 1 2, विकल्प बी में 1 3 2 4, विकल्प सी में है 2 3 4 1, विकल्प डी में है 4 2 3 1। अब भौगोलिक संरचना के बारे में बताना है कि इनमें से क्या कौन सा कोड सही है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है। मतलब धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है बिहार में। वहीं जो बी नंबर है विंध्यन चट्टान प्रणाली, इसका नंबर 4 हो जाएगा कि यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टराइज और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। वहीं सी की बात करें क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली तो यह हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदियों की तीव्र जमाव से निर्मित है। वहीं नंबर डी की बात करें यानी कि तृतीयक चट्टान प्रणाली की बात करें तो इसका नंबर 2 हो जाएगा कि यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक, सही विकल्प 114 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 115 नंबर, यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा रीजनिंग भी है। देखें कि राम उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, जाओ भाई। फिर दाएं मुड़ जाता है, उत्तर गया, फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, उत्तर गया, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं आता है। अब राम किस दिशा में है बताना है आपको, पूरब, दक्षिण, उत्तर या पश्चिम। यह प्रयास नहीं किया गया। खड़े होकर करिए आप, ये आप पाएंगे आप पूरब दिशा में। ठीक, सही विकल्प ए हो जाएगा। और 116वां नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। विकल्प ए में है MAHIN, विकल्प बी में है MAHOINDER, मतलब सब में मोहिंदर ऐसा कुछ है। सी में MOHEN, डी में MAHEN। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? एम के बाद ओ लिखा है, सी में भी लिखा है एम के बाद ओ। ठीक है, एच के बाद आई और सी में लिखा है एच के बाद ई, तो आई पहले आता है, सॉरी आई जो है बाद में आता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा 116 का। ठीक है, और अगला 117वां नंबर देखें कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जो है जोगेंद्र से 7 रैंक आगे, यानी कि 7 क्रम उससे आगे है, और जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? 16वां होगा। अब कैसे होगा देखिए, 17 7 24 है। ठीक है, और टोटल 39 लोग हैं, तो 24 और 15 कितना हो गया? 39, लेकिन ये एक उससे आगे है तो +1 हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा 16वां। अगला 118वां नंबर कि अक्षरों का वह समूह चुनिए जो दूसरों से भिन्न हो। PS, VX, OR, UX, JM, PS, CFIL या प्रयास नहीं किया गया। 118वां नंबर प्रश्न है ना। तो ए में देखेंगे पी की अगर हम गिनती करेंगे, मतलब हाथ में गिनेंगे ऐसे, तो पी होता है 16। और अगर एस की बात करें तो जो एस है, एस आता है 19 में। ठीक, तो पी 16, एस 19। और वी की बात कर लें तो वी अपने पास अपन काउंट करेंगे तो ठीक है, तो नंबर 1 देखेंगे, पी होता है 16, मतलब काउंट करेंगे तो 16 नंबर पे आता है। वहीं एस की बात कर लें तो वो 19 नंबर पे आता है।
ठीक। और वी की बात कर लें तो वी जो है 22वें नंबर पर आता है, तो 16 3 19 3 22 3 का वो चल रहा है वो। फिर वी के बाद एक्स, एक्स जो है 24 नंबर पे आता है, तो 22 + 2, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मामला। वहीं अगर बी विकल्प देखें, ओ आर यू एक्स, तो ओ जो है 15 है, आर 18 है, यू की बात करें तो यू 21 है और एक्स 24। ठीक है, तो ये सही जा रहा है। इसी तरह सी देखेंगे, ये भी सही जा रहा है। डी देखेंगे, ये भी सही जा रहा है। सी की बात करें देखिए तो जी जो है सॉरी जे जो है 10 नंबर पे आता है, वहीं एम जो है 13 नंबर पे आएगा, पी ठीक है 16 पे आ जाएगा और एस 19 पे, तो ये सही जा रहा है। वहीं डी विकल्प की बात कर लें तो सी नंबर 3 पे आता है, एफ जो है 6 पे आ रहा है, आई जो है 9 पे है और एल जो है 12 पे आ रहा है, तो बी सी डी जो है सही, ये मतलब सही है। वहीं ए जो है सबसे भिन्न है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा 100, मतलब पी एस वी एक्स ये जो है भिन्न है। ठीक है। अब अगला 119वां नंबर प्रश्न, 119वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। 10 16 12 या 18। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप जो नामकरण दिए हैं, है ना, तो बीच में भी एक नाम दे दीजिए, कुछ कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे ये पी क्यू आर एस दिया हुआ है, तो एक तरफ आप जो आपको चाहे वैसा रख लें, आप ऐसे करके गिनेंगे तो आपको यहाँ पे कुल 12 त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब 120वां नंबर प्रश्न देखें। 120वां नंबर प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को आर एफ यू वी क्यू एन पी सी के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, पहला डिकोड करिए कंप्यूटर को ही, तो कंप्यूटर में क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। आर का आर ले रहा है, ई के बाद एफ ले रहा है। ठीक है, अब ए बी सी डी ई एफ एक बढ़ के जा रहा है, टी के बाद फिर यू ले रहा है, यू के बाद, मतलब ये उल्टा ले रहा है इसमें से, मतलब सिमेट्री करके देखेंगे आप, है ना। और जो पहला और अंतिम अक्षर है ये वही रहता है। ठीक है, बाकी को एक एक आगे कर दे रहा है। सी जो है यहाँ पे सबसे प्रारंभिक है, तो यहाँ सबसे अंत में हो जाएगा। आर यहाँ सबसे अंत में है कंप्यूटर में, तो ये जो इसका कोड भाषा में सबसे पहले आ जाएगा। बाकी बीच में जितने वर्ड हैं सब में एक बढ़ा देंगे। तो इसी तरह आप देखेंगे मेडिसिन जो है, तो इसका जो कोड वर्ड है वो ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सी और डी में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अब लास्ट में एम होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम एन से देखेंगे। ठीक है, मतलब मेडिसिन, इसका उल्टा चलेंगे। एन, तो एन का, एन के बाद n+1 ओ हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद डी हो जाएगा और आई के बाद जे हो जाएगा। तो जे सी में नहीं है, डी में आ रहा है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, 120 का डी। अगला 121वां नंबर प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में गेम को $भागे %% लिखा जाता है और बेड को हैश भागे %, भागे गुणे लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गेम का निकाल लेंगे, तो जी का डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ए का भाग हो जाएगा। ठीक है, और एम का ये गुणे का निशान हो जाएगा, है ना, मतलब गुणे का नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्टार स्टार निशान है, वो हो जाएगा। और अपने इसके बाद ई, ई का % हो जाएगा। तो अपने को ए एम ई का मिल गया, अपने को अब डी का चाहिए। डी का गुणा का निशान है,
ठीक है, तो ऐसे में मेड का अपने को निकालना है, तो एम का क्या हो जाएगा, जो विकल्प सी है वो हो जाएगा। एम का स्टार हो जाएगा, ए का भागे हो जाएगा, और डी का गुणे हो जाएगा, और ई का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो सही विकल्प 121 का सी। ठीक, अब अगला 122वां नंबर प्रश्न है कि क्यू जो है पूरब की ओर यात्रा करता है, एम जो है उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी जो है विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। ठीक है, टी जो है ये क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, सी है कि टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, डी है कि एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प डी हो जाएगा कि एम और एस जो हैं एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ठीक, अगला 123वां नंबर प्रश्न, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा या से शीर्षक तार्किक रूप से कथन के अनुसार है। देखिए, आपको तर्क या लॉजिक की बात कर रहा है, आपको लगाना है यहाँ पे। विचार कीजिए। पहला कथन ये है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो आपको कुलदीप यादव को याद कर लेना अगर मैच वैच देखते हैं आप तो। दूसरा, अब निष्कर्ष बताना है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, 2 के ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो अब यार ओपनिंग बल्लेबाज कभी भी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे वर्तमान समय की बात करें, T20 में अभिषेक शर्मा है जो स्पिनिंग बॉलिंग करते हैं, तो ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो दूसरा कथन जो है ये तो हो भी नहीं सकता। और दूसरा कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रखते हैं कुछ, मतलब मीडियम फास्टर और स्पिनर, तो 80% खिलाड़ी स्पिनर हो नहीं सकते। तो कथन एक और जो मतलब कथन और निष्कर्ष जो है बिल्कुल एक अलग हो जाएगा। ये दोनों जो हैं किसी का अनुसरण नहीं करते हैं। तो 123 का जो है डी हो जाएगा कि न तो एक नहीं दो कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब अगला 124 नंबर है कि एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को 71 82 22 620 और मोंग को 13 12 14 11 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विगोरस को कैसे लिखा जाएगा। तो अब अगर यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 125वां नंबर प्रश्न की बरैला झील जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित रही किस राज्य में स्थित। तो बरैला झील बिहार में स्थित है, वैशाली जिला में, और यह महुआ महुआ जो प्रमंडल है वहीं पे स्थित है ये, मतलब वहाँ से 12-13 किलोमीटर है। मतलब हमारे ननिहाल में है ये बरैला झील, हमारे नानी घर से 4 किलोमीटर पीछे। और ये मतलब बर्ड सेंचुरी है, बड़ा बेहतरीन जगह है बरैला झील, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, और अगला 126वां नंबर प्रश्न कि किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स का उपयोग करते हुए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि विटोल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया है। आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने या आईआईटी कानपुर, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे आईआईटी दिल्ली आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था ये, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला 127वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प तेलंगाना राज्य में स्थित है ये। अगला 128वां नंबर की आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 23 सितंबर, 28 अक्टूबर, धनतेरस के दिन, 14 मई, या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला
129वां नंबर प्रश्न कि इफ़को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा, मतलब ये कर चुका है, 2022 में से घोषणा किया गया था। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 130वां नंबर प्रश्न कि लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 के अंतर्गत लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 5 भाषाएं हैं लद्दाख में जिनको मान्यता प्रदान की गई है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 5। ठीक है, और अगला 131वां नंबर प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। अब मुझे ये आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट का सफलतापूर्वक आरोहण करने वाली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन है? छोंजिंग आंगमो, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, मालावत पूर्ण या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प ए हो जाएगा, छोंजिन आंगमो है ये। अगला कि IISR सूर्या निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? अदरक, हल्दी, काली मिर्च, इलायची या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यह हल्दी की एक किस्म है। ठीक है, बी हो जाएगा 133 का। अगला 134वां नंबर प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? देवनागरी, ओल्ड चिकी, ब्राह्मी, खरोष्टी या प्रयास नहीं किया गया। यह वर्ष 2026 की बात है ना? तो देवनागरी, ओल्ड चिकी, ब्राह्मी, खरोष्टी या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ओल्ड चिकी लिपि के लिए शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, मतलब ये 1925 की भाषा थी। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 135वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला समर्पित ड्रोन रनवे भारत के किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित किया जाएगा। 136 नंबर प्रश्न कि वर्ष 2026 में किस देश ने हाल ही में ओपेक तथा ओपेक प्लस से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी है, संयुक्त अरब अमीरात ने। और अगला 137वां नंबर प्रश्न है कि 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या सेरेना विलियम्स या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविक थे ये। ठीक है, अगला 138वां नंबर प्रश्न कि वर्ष 2026 में 26वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है? ताशकंद, बिश्केक, इस्लामाबाद, बीजिंग या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी हो जाएगा, बिश्केक ये आयोजन स्थल है। अगला 139 कि प्रोजेक्ट डिबग किस संगठन से संबद्ध एक पहल है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्रयास नहीं किया गया। डिबग यानी बग को दूर करना, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं हो सकता, ABC में से कोई विकल्प होगा, है ना? सही विकल्प यहाँ पे बी है, ये गूगल का एक पहल है। ठीक है, अगला 140वां नंबर प्रश्न कि दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है? कृति सेनन, दीपिका सिंह, नयनतारा, साई पल्लवी या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प कृति सेनन। अगला 141 नंबर द मैन वू फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा, प्रियवंदा जयकुमार, विक्रम सेठ, ऋचा शर्मा या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प बी है कि यह पुस्तक जो है प्रियवंदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। और 142वां प्रश्न कि वर्ष 2026 की BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? चीन, इंडोनेशिया, जापान, भारत या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प भारत में। ठीक है, और अगला 143वां प्रश्न कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से टेक्रोमा मुक्त देश घोषित किया गया है? सेनेगल, ट्यूनीशिया, फिजी, मिस्र या प्रयास नहीं किया गया।
सही विकल्प ट्यूनीसिया। अगला 144वां नंबर प्रश्न की भारतीय आमों को बढ़ावा देने वाले मैंगो मैजिक फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला 145 नंबर की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, यूएनडीपी या ओईसीडी या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प डब्ल्यूईएफ के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 146वां नंबर प्रश्न की 11वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई है? भारत एवं फ्रांस, भारत एवं मिस्र, भारत एवं ओमान या भारत एवं यूनाइटेड किंगडम या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प बी हो जाएगा कि यह भारत एवं मिस्र के बीच आयोजित की गई थी। अगला 147वां नंबर कि सालखन जीवाश्म उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड? सालखन बिहार में है नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 148वां नंबर प्रश्न कि वर्ष 2027 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से किन शुभंकरों का अनावरण किया गया है? प्रगति एवं विकास, शांति एवं शक्ति, भारत एवं नव्या, जन एवं गण, प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प ए हो जाएगा प्रगति एवं विकास। 149 नंबर प्रश्न है कि ई गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि NAG 2026 का विषय या थीम क्या रखा गया है? डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। वैसे ये फ्रांस का टैगलाइन है, मतलब फ्रांस में ऐसा ही चलता है। बी विकल्प जो है वो। तो सी है कि विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित तथा सुरक्षित डिजिटल शासन। विकल्प डी है कि डिजिटल नवाचार के माध्यम से शासन का रूपांतरण या प्रयास नहीं किया गया। सही विकल्प सी है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित तथा सुरक्षित डिजिटल शासन। अंतिम 150वां प्रश्न है कि नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जंतु तमिलनाडु का राज्य पशु है। दूसरा कि इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय या क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो डी कि न तो एक नहीं दो, या प्रयास नहीं किया गया? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि यह राज्य, यानी कि सिर्फ एक कथन सही है। तमिलनाडु का राज्य पशु है, ठीक है, लेकिन यह IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, बल्कि इंडेंजर्ड की सूची में है, यानी कि लुप्त प्राय की श्रेणी में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। तो साथियों ये था हमारा रिवीजन नंबर 2। बस अगला सेट जल्दी लेकर आ रहे हैं, बस लगे रहिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यार मतलब लाइक वाइक करो आप लोग, मतलब कमेंट वमेंट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर मतलब इसको थोड़े और विस्तारित कर